हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपकी अपनी इंग्लिश दोस्त नेहा फ्रॉम स्कॉक्लेवर और आप सुन रहे हैं हमारा डेली एडिटोरियल एनालिसिस पॉडकास्ट। आज है नवंबर 17, 2025 और हम डिकोड करने वाले हैं द हिंदू के दो सुपर इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। बट बिफोर वी डाइव इन, एक छोटी सी गुड न्यूज़। इन एडिटोरियल्स के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ आपको हमारे स्कॉक्लेवर टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डोंट मिस आउट। एक और प्रो टिप, अगर आपको कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझने में दिक्कत हो तो फील फ्री टू पॉज, सेंटेंस को एनालाइज कीजिए और अगर पॉसिबल हो तो समझने के बाद सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़िए। ट्रस्ट मी, इफ यू आर अ बिगिनर एंड यू डू दिस कंसिस्टेंटली, 6 महीने में आपकी इंग्लिश का लेवल ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा। दिस इज अ प्रॉमिस। सो आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट एडिटोरियल। इसका टाइटल है स्विंग बट डू नॉट मिस on India and the WHO's Global Tuberculosis Report 2025। टाइटल का मतलब है स्विंग तो करो जैसे क्रिकेट में बैट घुमाते हैं, पर गेंद मिस मत करो। ये इंडिया और WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के बारे में है। और सब टाइटल कहता है इंडियाज बैटल अगेंस्ट टीबी विल नीड रिन्यूड विगर एंड फोकस। इसका मतलब है कि टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई में नए जोश और फोकस की जरूरत पड़ेगी। लेट्स बिगिन द एनालिसिस। The World Health Organization's Global Tuberculosis Report 2025 was a mixed bag for India. जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 आई है, वो इंडिया के लिए एक मिक्स्ड बैग थी। मिक्स्ड बैग मतलब जिसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं और कुछ बुरी भी। While the TB incidence had the highest decline rate globally by 21% from 237 per lakh population in 2015 to 187 per lakh population in 2024। एक तरफ तो अच्छी खबर यह है कि टीबी के मामलों में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गिरावट इंडिया में देखी गई। ये गिरावट 21% की थी। 2015 में प्रति 1 लाख लोगों पर 237 मामले थे, जो 2024 में घटकर 187 हो गए। But India remains among the countries with the highest rates of TB, bearing 25% of the world's burden। लेकिन बुरी खबर यह है कि इंडिया अभी भी उन देशों में शामिल है जहां टीबी की दर सबसे ज्यादा है और दुनिया के 25% टीबी केसेस का बोझ भारत पर ही है। This also means that India recorded the maximum number of cases of TB in 2024। इसका ये भी मतलब हुआ कि 2024 में टीबी के सबसे ज्यादा मामले इंडिया में ही दर्ज हुए। Within the country, Uttar Pradesh has the highest number of cases, followed by Maharashtra, Bihar and Madhya Pradesh। देश के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में हैं। यूपी यहाँ भी टॉप कर रहा है, पर इस लिस्ट में टॉप करना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। Delhi has the highest TB infection prevalence rate, though its actual case numbers are not that high। दिल्ली में टीबी इन्फेक्शन का प्रेवलेंस रेट यानी फैलाव की दर सबसे ज्यादा है, हालांकि वहां एक्चुअल केसेस की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। एज फार एज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी MDR TB इज कंसर्न्ड, द सिनेरियो सीम्स क्वाइट चैलेंजिंग। जहां तक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी MDR TB की बात है, मतलब वो टीबी जिस पर कई दवाइयां असर नहीं करती, तो वहां स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण लगती है। India, as per the report, also recorded the highest number of drug-resistant TB cases in 2024। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 2024 में ड्रग-रेजिस्टेंट टीबी के मामले भी सबसे ज्यादा थे, अकाउंटिंग फॉर 32% ऑफ ग्लोबल MDR TB एंड RR TB केसेस। दुनिया भर के MDR TB और RR TB केसेस में से 32% अकेले भारत में थे। With the treatment success rate for new and treated cases hovering around 90% and at 77% for MDR-RR TB cases started on second-line treatment, this saga of the mixed bag continues। नए और इलाज करा रहे मामलों में ट्रीटमेंट सक्सेस रेट 90% के आसपास है और MDR TB केसेस में जिन्हें सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट दिया गया ये 77% है। तो ये मिक्स्ड बैग वाली कहानी जारी है, मतलब कुछ अच्छा कुछ बुरा। India's TB mortality rate dropped from 28 deaths per lakh population in 2015 to 21 deaths per lakh population in 2024। भारत की टीबी से होने वाली मृत्यु दर 2015 में प्रति 1 लाख पर 28 मौतों से घटकर 2024 में प्रति 1 लाख पर 21 मौतें हो गई। Despite this improvement, the figure is still over 3 times higher than the government's elimination target।
इस सुधार के बावजूद ये आंका अभी भी सरकार की टीबी को खत्म करने के टारगेट से 3 गुना ज्यादा है। इंडिया हैज मिस्ड द टारगेट इट सेट फॉर इटसेल्फ। इंडिया ने जो टारगेट खुद के लिए सेट किया था वो मिस कर दिया है। हैविंग एडवांस्ड फॉर इटसेल्फ द एम टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025, 5 years बिफोर द ग्लोबल टारगेट ऑफ 2030, भारत ने अपने लिए टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 रखा था, जो ग्लोबल टारगेट 2030 से 5 साल पहले था। एस्पिरेंट्स की तरह इंडिया ने भी एक एम्बिशियस टारगेट रखा, पर थोड़ा सा मिस हो गया। While incremental gains have not showed up to a dramatic result, this indeed has meant several million lives saved over the years. हालांकि छोटे-छोटे फायदों से कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिक रिजल्ट तो नहीं मिला, पर इसका मतलब ये भी है कि इन सालों में लाखों जानें बची हैं। In this, then, there is hope for a successful TB control program in a country that has been battling TB for decades. तो इसमें एक उम्मीद है कि एक ऐसा देश जो दशकों से टीबी से लड़ रहा है, वहाँ एक सक्सेसफुल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम चल सकता है। Among the factors that have contributed to the gains include harnessing advanced technologies, including AI and newer tools for molecular diagnosis and rapid detection of infection and resistance. जो फायदे हुए हैं उनके पीछे कई कारण हैं, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल, जिसमें एआई और मोलेक्युलर डायग्नोसिस के नए टूल्स शामिल हैं, जिनसे इन्फेक्शन और रेजिस्टेंस का जल्दी पता चल जाता है। फैसिलिटेटिंग बेटर न्यूट्रिशन टू प्रिवेंट टीबी इन ससेप्टेबल पॉपुलेशंस। वल्नरेबल पॉपुलेशंस यानी जिन लोगों को टीबी होने का ज्यादा खतरा है, उन्हें बेहतर पोषण देना। A scheme tailored to address drug-resistant forms of TB and the introduction of newer therapies, including BPAM. Drug-resistant TB के लिए एक खास स्कीम बनाना और नई थेरेपीज जैसे BPAM को इंट्रोड्यूस करना। The National TB Elimination Program has set itself on a progressive path for the future. National TB Elimination Program ने भविष्य के लिए खुद को एक प्रोग्रेसिव रास्ते पर डाल दिया है। But unless crucial issues such as gaps in diagnosis, particularly in rural areas, taking care of stark socio-economic disparities and the high MDR-RR-TB case burden, frequent drug shortages and looming malnutrition are addressed with vigor, Indian efforts will continue to stay in the realm of swing and miss. लेकिन जब तक कुछ ज़रूरी मुद्दे जैसे डायग्नोसिस में कमी, खासकर ग्रामीण इलाकों में, गहरे सामाजिक आर्थिक भेदभाव, MDR और RR-TB केसेस का ज्यादा बोझ, बार-बार दवाइयों की कमी और कुपोषण का खतरा, इन सबको जोश के साथ एड्रेस नहीं किया जाता, तब तक भारत की कोशिशें स्विंग एंड मिस के दायरे में ही रहेंगी। मतलब कोशिश तो करेंगे, पर निशाना चूकता रहेगा। That was the first editorial. A perfect mixed bag of news. Speaking of mixed bags, competitive exams की तैयारी भी तो ऐसी ही होती है ना, especially vocabulary. इतने सारे words, idioms, phrasal verbs, याद करना a real headache. All right, the second editorial is titled Too Little, Much Later on the Digital Personal Data Protection Rules 2025. टाइटल का मतलब है किया तो पर बहुत कम और बहुत देर से, और ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 के बारे में है। एंड द सबटाइटल सेज द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स अंडरमाइन राइट टू इंफॉर्मेशन। मतलब ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं, ये राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार को कमजोर करते हैं। लेट्स डाइव इन। Over 8 years have passed since the Supreme Court of India held privacy to be a fundamental right. 8 साल से ज्यादा हो गए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने privacy यानी निजता को एक मौलिक अधिकार माना था। In the interceding years, 3 separate drafts for a data protection law have been floated, with little visibility into how the final contours of the act took shape. इन बीच के सालों में डेटा प्रोटेक्शन लॉ के लिए 3 अलग-अलग ड्राफ्ट्स लाए गए, पर इस बात की कोई खास जानकारी नहीं मिली कि एक्ट का फाइनल शेप कैसे तैयार हुआ। The 2023 law achieved simplification of the 2018 draft with some important protections for user data baked into law. 2023 के कानून ने 2018 के ड्राफ्ट को सिंप्लीफाई तो किया और यूजर डेटा के लिए कुछ जरूरी प्रोटेक्शंस को कानून में शामिल भी किया। But this was at the cost of giving a wide berth for government organizations to handle the data of Indians. लेकिन इसकी कीमत ये चुकानी पड़ी कि सरकारी संगठनों को भारतीयों के डेटा को हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा छूट दे दी गई। Putting in place an anemic Data Protection Board of India और एक anemic यानी बहुत ही कमज़ोर powerless Data Protection Board of India बनाया गया, and cruelly amending the Right to Information Act 2005, setting back major advances in transparency achieved over the last 2 decades.
और सबसे बुरी बात, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में क्रूरता से संशोधन किया गया, जिससे पिछले 2 दशकों में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता में हुई बड़ी प्रगति को पीछे ढकेल दिया गया। The Digital Personal Data Protection Rules 2025, notified on November 14, 2025, do little to repair the glaring gaps and damage from the Parent Act. नवंबर 14, 2025 को नोटिफाई किए गए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स अपने पेरेंट एक्ट यानी मूल कानून के बड़े बड़े गैप्स और डैमेज को सुधारने के लिए कुछ खास नहीं करते। In fact, they delay the implementation of practically all key protections to 2027. बल्कि ये रूल्स लगभग सभी मुख्य प्रोटेक्शंस के इम्प्लीमेंटेशन को 2027 तक डिले कर देते हैं, while implementing the dilution of the RTI Act immediately, जबकि RTI Act को कमजोर करने वाले प्रोविजंस को तुरंत लागू कर दिया गया है। वाह, what a master stroke! Sarcastic laugh. Public information officers are now authorized to decline any personal information except what is already required to be published by other laws. अब public information officers को ये अधिकार है कि वो किसी भी personal information को देने से मना कर सकते हैं, सिवाय उस जानकारी के जिसे दूसरे कानूनों के तहत पब्लिश करना पहले से ही जरूरी है। An all too thin slice of the pie for citizens seeking accountability. जवाबदेही मांगने वाले नागरिकों के लिए ये तो पाई का एक बहुत ही पतला सा स्लाइस है, मतलब उन्हें बहुत ही कम जानकारी मिलेगी। This is after the government dragged out a 3-month consultation period for draft rules, which were already delayed, and launched the final form in the heat of the day the Bihar Assembly election results were announced. और ये सब तब हुआ जब सरकार ने ड्राफ्ट रूल्स के लिए 3 महीने के कंसल्टेशन पीरियड को खींचा, जो पहले से ही डिलेड थे, और फाइनल रूल्स को उस दिन लॉन्च किया जब सब लोग बिहार असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स में बिजी थे। Classic distraction tactic, you see. The delays to reach this point were unfortunate in January when the draft rules were put out and are inexcusable now. इस पॉइंट तक पहुंचने में जो देरी हुई वो जनवरी में दुर्भाग्यपूर्ण थी जब ड्राफ्ट रूल्स आए थे, और अब तो ये बिल्कुल अक्षम्य है, माने inexcusable है। Little has been changed in the rule's final form, and the 12 to 18 months of compliance timeline, even for giants of the technology industry that have known about this framework well in advance, does not stand the test of good faith. रूल्स के फाइनल फॉर्म में बहुत कम बदलाव किया गया है और 12 से 18 महीने का जो कंप्लायंस टाइमलाइन दिया गया है, यहाँ तक कि टेक इंडस्ट्री के जायंट्स जैसे गूगल, मेटा के लिए भी, जो इस फ्रेमवर्क के बारे में पहले से जानते थे, ये टाइमलाइन अच्छी नीयत का सबूत नहीं देता है। The lack of independence of the institutional framework underpinning these equivocations is particularly worrying. As an example of why, the DPBI will operate under the Ministry of Electronics and Information Technology. इसका एक एग्जाम्पल ये है कि डीपीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत काम करेगा। A result of this is that the same government organization quoting big-ticket investments into India from the world's main data guzzlers, firms like Google, Amazon and Meta, will supervise the body investigating their future mishandling of the data of Indians. इसका नतीजा ये है कि वही सरकारी संगठन जो दुनिया की सबसे बड़ी डेटा गजलर्स यानी डेटा खाने वाली कंपनीज जैसे गूगल, अमेजॉन और मेटा को भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहा है, वही उस बॉडी को सुपरवाइज करेगा जो फ्यूचर में इन कंपनीज द्वारा भारतीयों के डेटा के मिस हैंडलिंग की जांच करेगी। ये तो वही बात हो गई कि रेफरी भी होम टीम का फैन है। Firms handling the data of Indians have few reasons to be upset with Friday's rules, as they will have over a year to fully implement the document's limited aspirations. जो फर्म्स भारतीयों का डेटा हैंडल करती हैं, उनके पास फ्राइडे के रूल से नाराज होने के कुछ खास कारण नहीं है, क्योंकि उन्हें इस डॉक्यूमेंट की सीमित आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 1 साल से ज्यादा का समय मिलेगा। But for the citizens seeking the aim in the Act and Rules title, privacy and accountability from public and private actors with whom sharing data has become an implicit and unavoidable condition of modern digital existence, they will now find that their status quo largely continues. लेकिन एक आम जनता के लिए जो इस एक्ट और रूल्स के टाइटल में दिए गए लक्ष्य यानी प्रिवेसी और अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, उन पब्लिक और प्राइवेट एक्टर्स से जिनके साथ डेटा शेयर करना आज के डिजिटल जीवन की एक अघोषित और ज़रूरी शर्त बन गई है, उन्हें अब ये पता चलेगा कि उनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है, of being open books to the state and big tech on the reflective side of a mirror that hides what is behind it. मतलब वो सरकार और बिग टेक के लिए एक खुली किताब बने रहेंगे और वो खुद एक ऐसे शीशे के उस पार रहेंगे जो अपने पीछे क्या है उसे छुपाता है। Basically, they can see everything about us, but we can't see anything about them. And that's a wrap on our second editorial for the day. Quite a heavy dose of reality, right? But hey,
Learning doesn't have to be a one-way street. It's time to test what you've learned. Are you ready for the ultimate vocab challenge? Join Score Clever's editorial vocab league on our Telegram channel. It's the IPL for editorial vocabulary. We hold a live quiz daily at 7 p.m. covering all the tough words from today's editorials. We have monthly leagues, scores, and exciting rewards for the top performers. It's fun, it's competitive, and it's the best way to master your vocabulary. So, what are you waiting for? Join the Vocab League now. The link is right there in the description. This is your English dost Neha signing off from Score Clever. Keep learning, keep growing.